वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स। चैप्टर 661। दोपहर के भोजन के दौरान लुमियन ने शौचालय जाने का बहाना बनाकर हिसोका ट्वानाकू के भूरे घर में प्रवेश किया। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर और खाली खुले भूतल से गुजरते हुए उसने एक नया तार निकाला और दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा। ये मंजिल पूरी तरह से खुली थी, सिर्फ सहारे के लिए खंभे बचे थे। पहली नजर में यह बहुत विशाल और सादा लग रहा था। लकड़ी के फर्श पर कदम रखते ही लुमियन ने चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे लगे कि यहां लंबे समय से कोई रहता ही नहीं था। उसे आगे जांच पड़ताल करने लायक कुछ भी नहीं मिला। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। यहां क्या समस्या है? आवाज कैमस कास्टिया की थी। जब उसने डाइनिंग रूम की खिड़की से लुमियन को ट्वानाकू के पुनर्निर्मित घर में दाखिल होते देखा, तो उसे मेज छोड़कर जल्दी से वहां पहुंचने का बहाना मिल गया। लुमियन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने इधर उधर देखा और कहा, कुछ नहीं। बोलते बोलते वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। कामू ने चुपचाप आ भरी और पीछे चल दिया। उन्होंने महसूस किया कि लुई बेरी के साथ रहते हुए उनकी मानसिकता काफी बूढ़ी हो गई थी और वे उपकतान रीजा की उम्र के किसी व्यक्ति जैसे लग रहे थे। हे धरती माता, मैं तो 24 वर्ष का भी नहीं हूं। यद्यपि मैं 18 वर्ष की उम्र में मतानी पहुंचा और गश्ती दल में शामिल हो गया, अनेक बियॉन्डर घटनाओं से निपटा, खतरनाक लड़ाइयों में भाग लिया तथा व्यापक अनुभव अर्जित किया, फिर भी मैं अभी भी एक युवा व्यक्ति हूं, एक शांतचित्त युवा जो दैनिक जीवन में दिखावे पर ध्यान नहीं देता। गंभीर और सतर्क मानसिकता के साथ कैमस ने लुमियन का 2 बार तीसरी मंजिल के कमरों में पीछा किया और सभी वस्तुओं की तलाशी ली। कुछ भी जगह से बाहर नहीं है। पेन होल्डर रखने के बाद कामू ने लुमियन के साथ अपना आकलन साझा किया। लुमियन को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एक क्षण विचार करने के बाद उन्होंने जवाब दिया, कोलोबो को बाद में यहां लाऊं और पूछो कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो उसे असहज, खतरनाक या असहज महसूस कराता है। केवल एक बार सहयोग करने के बाद वो पहले से ही कोलोबो की विशिष्टता का उपयोग करने में माहिर है। कोलोबो को यहां लाना। ऐसा क्यों लगता है कि एक पुलिस अधिकारी एक कांस्टेबल से कुत्तों की एक टुकड़ी लाने के लिए कह रहा है? कैमस ने मन ही मन आलोचना की और सिर हिलाया। समझा, जब लुमियन ने अपने आसपास का पुनर्निरीक्षण किया तो उसने सोचा, मैं बाद में लुडविग को यहां लाऊंगा और पूछूंगा कि क्या उसे किसी विशेष सामग्री की सुगंध महसूस हो रही है। कैमस के साथ भोजन कक्ष में लौटकर लुमियन ने ग्वादर पेय का आनंद लिया। भुने हुए गोमांस, भुने हुए चिकन पंखों, भुने हुए सांप के मांस, भुनी हुई मकड़ियों और भुनी हुई जौ की समृद्ध और जटिल सुगंध का आनंद लिया। पेट भर खाने पीने के बाद लुमियन ने लुडविग का हाथ पकड़ा और उसे हिसोका ट्वानाकू के घर ले गया। कामू, लुगानो और कोलोबो, जो धूप का चश्मा पहने हुए थे और केकड़े की तरह बगल में चल रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हर कोने को छान मारने के बाद लुमियन ने लुडविग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यहां कुछ खाने योग्य है? लुडविग ने अपना सिर हिलाया। नहीं। लुमियन लड़के को दूसरे स्तर पर ले गया और कोलोबो को देखा, जिसने अचानक उनसे पीठ फेर ली थी, और कैमस को भी। क्या आप में से किसी को कुछ असामान्य महसूस हो रहा है? दुबला पतला कोलोबो एक क्षण के लिए झिझका और बोला, यह घर थोड़ा ठंडा लग रहा है। यह मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक कहा? लुमियन ने शांत भाव से पूछा। कोलोबो ने संक्षेप में उत्तर दिया, हर जगह, पूरे घर में, यहां तक कि इस जमीन में भी कुछ गड़बड़ है। हिसोका ने निश्चित रूप से पुरानी यादों के लिए अपना पिछला घर नहीं बनवाया होगा। वो उस शरीर का असली मालिक नहीं है, इसलिए शायद उसे इस जगह से ज्यादा लगाव नहीं है। वो एक सच्चा कोल्ड ब्लडेड भी है। लुमियन ने 10 सेकंड से ज्यादा सोचा और लुगानो, कामू और बाकियों से कहा, यहां रहो और किसी भी दुर्घटना से सावधान रहो। वो तीसरी मंजिल पर वापस आया और एक लकड़ी के बिस्तर पर लेट गया, जिस पर किसी के सोने के निशान थे।
बड़े बड़े काले मच्छर चटचटाहट की आवाज के साथ उड़ रहे थे, लेकिन टिमटिमाती चिंगारियों में वे एक एक करके जलकर राख हो गए और बिस्तर पर तैरती हुई जली हुई लाशों में बदल गए। लुमियन जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। वो अपनी स्तब्धता में धीरे धीरे जाग उठा। पापा, लुमियन ने सैले डे बाल ब्रिसे से सुनहरी जेब घड़ी निकाली, उसे खोला और मन ही मन बुदबुदाया। आधे घंटे सोया और कोई खास सपना नहीं देखा। वो हमेशा से मानता था कि स्वप्न महोत्सव सपनों से संबंधित है, इसलिए वो जानबूझकर हिसोका के घर में सोया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लुमियन ने खिड़की से चमकते दोपहर के सूरज को देखा और सोचते हुए खड़ा हो गया। क्या समय गलत हो सकता है? क्या मुझे ड्रीम फेस्टिवल में भाग लेने के लिए किसी विशिष्ट समय और स्थान पर सोना होगा? इसलिए अधिकांश तीजामो टाउन निवासी इसके अस्तित्व से अनजान हैं। जब लुमियन विशाल लेकिन कच्चे दूसरे तल पर वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि कामू और अन्य लोगों के साथ अब 3 और लोग थे। एक 30 साल का आदमी था जिसका चेहरा रंगा हुआ था। उसकी हल्की भूरी त्वचा और मोटे होंठ उसे अपेक्षाकृत साफ सुथरा दिखा रहे थे और उसके काले बाल कंधों तक लटक रहे थे। उससे एक तेज तीखी गंध आ रही थी। दूसरी एक युवती थी जिसने गहरे रंग का चमड़े का कवच पहना हुआ था। उसके भूरे बाल 2 लटों में बंधे हुए थे और कंधों पर लटक रहे थे। उसकी हल्की भूरी त्वचा और चेहरे के भाव एक अद्भुत सुंदरता बिखेर रहे थे। उसने अपनी पीठ पर एक शिकार का धनुष और चमड़े का तीरों का तरकश रखा हुआ था। एक और आदमी जो कामू और बाकी लोगों की तरह ही कमीज और पतली पैंट पहने हुए था, 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा था और फेयक साम्राज्य की ओर झुकाव रखता था। उसके छोटे हल्के सुनहरे बाल, हल्की नीली आंखें और धूप और बारिश के निशान वाला चेहरा था। वे हमारे सहकर्मी हैं, तीजामो टाउन गश्ती दल के सदस्य हैं, कैमस ने परिचय कराया। उन्होंने चेहरे पर सफेद रंग के पैटर्न वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, स्थानीय गश्ती दल के कप्तान मास्लो। उसका साथी कामू ने पीठ पर धनुषबाण लटकाए जंगली सी दिखने वाली महिला और लंबे फेसेशन आदमी की ओर मुड़कर कहा, रिया। लोबान एक साहसी हुआ करता था। उन्होंने पूरे समय इंटिसियन भाषा में बात की। अंत में कामू ने स्थानीय गश्ती दल के 3 सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, यह महान साहसी लुई बेरी है। अन्य 2 उसके सहायक और धर्मपुत्र हैं। ये महान साहसी लुई बेरी है। अन्य 2 उनके सहायक और धर्मपुत्र हैं। महान साहसी। मास्लो ने ये शब्द दोहराया और लोबान की ओर देखा। फेसियन लोबान ने अपना सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। मास्लो ने अपनी नजरें फेर ली और लुमियन से पूछा, क्या तुम यहां शिकार करने आए हो? तीजामो कस्बा दशकों से पोर्ट पाइलोस के कुलीन वर्ग के लिए पसंदीदा शिकारगाह रहा है। वहां इंटिसियन भाषा में पारंगत निवासियों की कोई कमी नहीं थी और गश्ती दल के पास कुलीन वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए भाषा संबंधी जरूरतें थी। लुमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ ऐसा ही। हिसोका की विरासत और छिपे हुए मुद्दों के लिए शिकार करना भी शिकार का एक रूप था। मास्लो और अन्य लोगों के चेहरों पर संदेहपूर्ण भाव देखकर कामू ने जल्दी से समझाया, क्या आपको कल रात भेजा गया टेलीग्राम याद है? तुम्हारा मतलब है अपने शिकार के धनुष और तीर के साथ। रिया मदद नहीं कर सकी, लेकिन फिर से लुमियन की ओर देखा। जाहिर है वो, मास्लो और उनके साथी अभी अभी पहुंचे थे और उन्हें कामू और कोलोबो के साथ विस्तृत स्थिति पर चर्चा करने का समय नहीं मिला था। एक टेलीग्राम से केवल सीमित जानकारी ही दी जा सकती थी। कामू ने गंभीरता से सिर हिलाया। महाशय लुई बेरी यहां ट्वानाकू के पीछे छिपे मुद्दों की जांच करने के लिए आए हैं। घर का दोबारा निरीक्षण करने का बहाना बनाकर वो 3 स्थानीय गश्ती दल के सदस्यों को ऊपर ले गया। लुगानो ने सीढ़ियों की ओर देखा और कोलोबो से, जो उनकी ओर पीठ करके खड़ा था, पूछा, तीजामो में कोई स्थानीय गश्ती दल है? उनके अनुभव के आधार पर उत्तरी महाद्वीप के छोटे कस्बों
और पोर्ट पाइलोस जैसे गांवों में कोई भी आधिकारिक बियॉन्डर टीम स्थायी रूप से तैनात नहीं होनी चाहिए। वे आमतौर पर किसी समस्या के समाधान के लिए किसी को भेज देते हैं। कोलोबो ने लुमियन और लुडविग की ओर पीट करके कांपते हुए जवाब दिया, ज्यादातर दूसरे कस्बों में ये नहीं होते। ये जगह काफी खास है और अक्सर आदिम जनजातियों द्वारा इस पर हमला किया जाता है। न सिर्फ हमारी गश्ती टीम ने यहां एक स्थायी टीम तैनात की है, बल्कि एडमिरल गार्ड ने भी शहर के बाहर सैन्य शिविर में बियॉन्डर्स तैनात कर रखे हैं। लुगानो ने उस अजीब अधिकारी बियॉन्डर की ओर देखा जो उनके गाड़ी चालक का भी काम करता था, और वो अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं सका। आप हमेशा हमारी ओर पीट करके क्यों रहते हैं और काला चश्मा क्यों पहनते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ है? कोलोबो चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं। उसी समय कामू ने मास्लो और अन्य लोगों को दूसरी मंजिल पर वापस ले जाया। जब उन्होंने दोबारा लुमियन की ओर देखा तो मास्लो, रिया और लोबान के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। लुमियन मुस्कुराया और सहजता से पूछा, क्या इस घर के साथ कुछ असामान्य हुआ है? नहीं। मास्लो को पहले ही प्रासंगिक विवरण याद आ गया था। सिर हिलाते हुए लुमियन ने जवाब दिया, क्या पिछले साल हमले के बाद आपको तेजामो में स्थानांतरित कर दिया गया था? उन्होंने याद दिलाया कि डोजियर में उल्लेख किया गया था कि यहां तैनात 3 बियॉन्डर्स आदिम जनजाति के हमले में मारे गए थे। हां, पूर्व फेसेशन साहसी लोबान ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। लगभग 1 साल हो गया है। यहां बहुत शांति रही है। अब कोई हमला नहीं होता। अभिलेखों के अनुसार आदिम जंगल में रहने वाली जनजाति पिछले वर्षों में साल में 2-3 बार आक्रमण करती थी। एडमिरल क्वेरारल द्वारा और अधिक रक्षकों और सेना भेजने की प्रतिक्रिया ने आदिम जनजाति को जोखिम उठाने से रोक दिया। क्या वे सचमुच जंगल की गहराइयों में पीछे हट गए या अप्रैल फूल की शरारत ने कुछ बदलाव ला दिया? लुमियन को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। कुछ देर बातचीत करने के बाद लुमियन लुडविग और लुगानो को मोटल में चेक इन कराने के लिए तैयार हो गया। मास्लो ने कुछ कदम आगे बढ़कर अपनी कमर से लटके एक छोटे चमड़े के बैग से 2 वस्तुएं निकाली। वहां भूरे रंग की मोमबत्तियां और हल्के पीले रंग के तरल से भरी एक कांच की बोतल थी। मच्छर भगाने वाली मोमबत्तियां और शांत आवश्यक तेल। मुझे आशा है कि आपको रात में अच्छी नींद आएगी, मास्लो ने इंटेसन लहजे में कहा। कामू ने बीच में कहा, उसका मतलब है कि ये जगह आदिम जंगल के पास है और मच्छर और जहरीले कीड़े हर जगह हैं। हालांकि आप बियॉन्डर्स हैं, लेकिन अगर आपको गलती से काट लिया गया तो ये सुखद नहीं होगा। इसके अलावा आप चैन से सो नहीं पाएंगे और बार बार जागते रहेंगे। मच्छर भगाने वाली मोमबत्तियां उन पौधों से बनाई जाती हैं जिन्हें मच्छर नापसंद करते हैं। शांत आवश्यक तेल कुछ विशेष जानवरों से आता है जिससे वे भिन भिनाने वाले मच्छर आपसे दूर रहते हैं। इस बिंदु पर कामू, मास्लो, रिया और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ कि पूरे दूसरे स्तर पर कोई मच्छर नहीं था। लुमियन ने लुडविग की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए मोमबत्ती और तेल स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने धीरे से अपनी नाक को दबाया ताकि ये पुष्टि की जा सके कि मास्लो और अन्य की तीखी गंध शांत आवश्यक तेल से आ रही है। लुमियन, लुडविग और लुगानो के ट्वानाकू के घर से चले जाने के बाद मास्लो ने कोलोबो की ओर देखा, जो सबकी ओर पीट करके खड़ा था और असमंजस में था। उसने दुतानी भाषा में पूछा, क्या हुआ? चैप्टर 662। कोलोबो अंतः पलटा। उन्होंने अपना धूप का चश्मा उतारा और थके हुए चेहरे के साथ दुतानी भाषा में बोले, मेरा मन कह रहा है कि मुझे सीधे उनकी ओर नहीं देखना चाहिए। मैं बस एक सरसरी नजर ही डाल सकता हूं। ऐसा क्यों? रिया ने उत्सुकता से पूछा। उसका जंगलीपन स्पष्ट था क्योंकि वो अपना शिकार करने वाला धनुष लिए हुए थी। ये तो बस अंतर्ज्ञान है, कोलोबो ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कारण के बारे में अनिश्चित, लेकिन आश्वस्त था कि उसे घूरना नहीं चाहिए। फेसेशन लोबान के चेहरे पर चिंता का भाव था। तुम्हारे मन में क्या है?
मास्लो ने अपना चेहरा सफेद रंग से रंगते हुए उसकी ओर मुड़कर पूछा। तीनों ने तिजामो टाउन में 1 साल तक साथ काम किया था और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। मास्लो को लोबान के चेहरे से अंदाजा हो गया था कि उसने कुछ सोचा है। कामू और अन्य लोगों की निगाहों को देखते हुए लोबान ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, 5 समुद्रों में साहसिक यात्रा करते समय मुझे ये कहावत मिली, ईश्वर की ओर सीधे मत देखो, ईश्वर की ओर सीधे मत देखो। ये वाक्यांश फुसफुसाते हुए कामू का माथा हिल गया। कैस्टिया परिवार के वंशज होने के नाते यद्यपि एक समानांतर शाखा से उनके पास अधिकांश बियॉन्डर्स की तुलना में अधिक व्यापक रहस्यमय ज्ञान था। क्या ऐसा हो सकता है कि लुई बेरी और उनके धर्मपुत्र वास्तव में देवता थे जिन पर दृष्टि नहीं डाली जा सकती थी? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। कोलोबो ने ट्वानाकू को सीधे देखने से परहेज किया, जबकि ट्वानाकू तो सिर्फ कैदी और अपराधी रास्तों का एक क्रम 5 का बियॉन्डर था, कोई अर्धदेव भी नहीं। मैंने पादरी के उपदेशों में ये बात पहले भी सुनी है। ये ईश्वर का सम्मान और पूजा करने के बारे में है ना? रिया, जो शाश्वत प्रज्वलित सूर्य में आस्था रखती है, ने कहा, नहीं, ये चर्च के धर्म ग्रंथों से नहीं है, ये एक रहस्यमय ग्रंथ में दर्ज है। लोबान ने अपना सिर हिलाते हुए उसकी व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। मास्लो ने गहरी हंसी हंसी। क्या महान साहसी व्यक्ति सचमुच हमारे बीच चलने वाला कोई देवता नहीं हो सकता? शायद कोई सच्चा देवता न हो, लोबान ने याद करते हुए कहा, लेकिन किताब के नोट्स में लिखा है कि ये एक पौराणिक प्राणी का जिक्र है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर इसमें ईश्वर शब्द है तो इसमें कम से कम किसी हद तक ईश्वरत्व जरूर होगा। क्या वह साहसी व्यक्ति कोई अर्धदेव हो सकता है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। कामू ने धीरे धीरे एक नया विचार गढ़ते हुए कहा, शायद वो साहसी व्यक्ति किसी देवता का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति हो, जिसके पास कोई दिव्य वस्तु या आभा हो। इसलिए ये सच है कि हम सीधे ईश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर का मतलब ईश्वर नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद किसी चीज से है। इससे ट्वानाकू की स्थिति को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आपका मतलब सबसे प्रसिद्ध साहसी व्यक्ति जैसा है? लोबान द फेसेशन को एहसास हुआ। 5 समुद्रों के पार के साहसी, खजाना खोजने वाले, समुद्री डाकू और व्यापारी अब जानते थे कि गहरमन स्पैरो देवदूत बनने से पहले मूर्खों का दैवज्ञ था। बिल्कुल, कैमस ने सिर हिलाया। इसके साथ ही वो मन ही मन कोसने लगा, हे भगवान, मुझे एक देवता के आशीर्वाद से जुड़े मामलों पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा गया था? यह निस्संदेह खतरनाक था। लापरवाही का एक पल मौत का कारण बन सकता था। कामू एक दिन पहले उपकप्तान रेजा का आदेश स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछले 5 सालों में रेजा ने उसे 3 बार मौत के मुंह से बचाया था। वो मना नहीं कर सका, अन्यथा प्रतिष्ठित डॉन उपसर्ग और कास्टिया परिवार के नाम के साथ वो अपने वरिष्ठ के आदेशों को अस्वीकार कर सकता था। सबसे बुरी स्थिति में वो गश्ती दल छोड़कर कहीं और अवसर तलाश सकता था। आखिरकार वो पहले ही सीक्वेंस 7 इंट्रोगेटर की औषधि का सेवन कर चुका था। लुई बेरी के 2 कमीशन की बदौलत उसने अपनी अगली पदोन्नति के लिए पर्याप्त धन जमा कर रखा था। अपने परिवार के पास लौटकर भी वो उपेक्षित लोगों में से नहीं होगा, लेकिन रीजा की मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए कामू अनिच्छा से तिजामो टाउन आने और लुई बेरी की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए राजी हो गया। दुखी होकर वो मन ही मन खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। धरती माता में एक समर्पित और शिक्षित विश्वासी के रूप में कैमस पुत्र जैसे अश्लील वाक्यांशों से गाली नहीं देंगे। उनके दृष्टिकोण से माताएं महान थी, जन्म और पालन पोषण समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिस तरह पृथ्वी ने सभी चीजों के विकास का पोषण किया। साहसी लुई बेरी के बारे में चर्चा करने के बाद फेसेशन लोबान ने कामू और कोलोबो की ओर मुड़कर कहा, जब हम तिजामो में स्थानांतरित हुए थे तो हमें बताया गया था कि हम 1 साल बाद वापस आ सकते हैं।
कि हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अब लगभग 1 साल बीत चुका है और आप भी यहां हैं। क्या इसका मतलब है कि हम पोर्ट पाइलोस लौट सकते हैं? एक फिसेशियन होने के नाते आप लंबे, हट्टे-कट्टे, असभ्य और नासमझ दिखते हैं, लेकिन असल में आप बेईमान हैं। क्या आपको पता चला कि लुई बेरी का मामला एक बड़ी समस्या हो सकता है और आप जल्दी से निकल जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं? कामो ने लोबान के छिपे हुए विचारों को अच्छी तरह भांप लिया और मजाक में कहा, अभी 1 हफ्ता बाकी है। पोर्ट पाइलोस जल्दी लौटने के बारे में सोचना भी मत। हम यहां तुम्हारे चक्कर काटने के लिए नहीं हैं। ब्रियो मोटेल में तिजामो टाउन में शिकार करने आए सज्जनों के लिए यह पसंदीदा आवास था। हालांकि इसकी तुलना होटल ओरेला से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह अपेक्षाकृत साफ सुथरा था। लुमियन द्वारा इस स्थान को चुनने का एकमात्र कारण स्वीट की उपलब्धता थी, अन्यथा उसे 2 अगल-बगल के कमरे किराए पर लेने पड़ते और अपनी हंटर जैसी संरचनाओं की सटीक पकड़ का इस्तेमाल करके बगल की दीवार को बिना किसी भारसर वाली दीवार को नुकसान पहुंचाए भेदना पड़ता। जाते समय वो लुगानों से पत्थर की ईंटें बदलवाता और खुले हिस्से की मरम्मत करवाता। भूतल भी उतना ही खुला था, पत्थर के खंभों पर टिका हुआ था। हालांकि ऊपर की 3 मंजिला इमारत में एक अलग ही इंटेसियन शैली थी। बेज रंग की दीवारें, मूर्तियों के बने आले, मेहराबदार खिड़कियां और वेनिस के पर्दे लुमियन को ऐसा महसूस कराते थे मानो वो ट्रायर लौट आए हों। जब लुगानो ने मच्छर भगाने वाली मोमबत्ती जलाई और उसकी हल्की तीखी गंध का उपयोग जहरीले कीड़ों और मच्छरों को भगाने के लिए किया, तो ये और भी अधिक याद दिलाने वाला हो गया। ये ट्रिएरियंस द्वारा खटमलों को भगाने के लिए सल्फर की गंध का उपयोग करने के समान है। लुमियन ने ट्रियर में अपने प्रारंभिक आगमन को याद किया। नाटककार गैब्रियल ने गंधक की गंध से खटमलों को बगल वाले कमरे में खदेड़ने के बाद उसे जलाकर वापस भगा दिया। इस आगे पीछे के बाद ज्यादातर खटमले कहीं और चले गए। बस कुछ ही बचे जिन्हें गुड़िया संदेशवाहक ने मार गिराया। लुमियन ने चुपचाप आभरी और गैब्रियल की मृत्यु तथा ऑबर्ज डू कॉक डोरे के मृत किराएदारों को याद किया। वो खिड़की के पास गया और नीचे सड़क को देखने लगा। शिकार की पोशाक पहने सज्जन और उनके सेवक इक्सिंगों पर सवार होकर गहरे भूरे या हल्के भूरे रंग के नगरवासियों के बीच से गुजरते हुए ब्रियो मोटेल, जंगल के रेस्तरां और नदियों की तरह अन्य प्रतिष्ठानों में बहते हुए चले गए। इस मौसम में दोपहर के समय तिजामो कस्बे में अत्यधिक उमस थी, जिससे ये बाहरी गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त हो गया था। दूसरी मंजिल पर लुमियन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और सीधे नीचे से गुजरने वालों पर ध्यान दिया। उन्होंने तिजामो टाउन के भाग्य से उसके साथ किसी भी संभावित समस्या को समझने का प्रयास किया। वो प्रतिक्रिया या भ्रष्टाचार के लिए तैयार थे। इन राहगीरों की किस्मत सामान्य है। कुछ के साथ रोमांटिक मुलाकातें होने वाली हैं, कुछ के साथ धन हानि होने वाली है और कुछ के साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन कुछ भी बहुत गंभीर नहीं है। लुमियन ने अपनी नजरें फेर ली और लुगानो से कहा, लुडविग को आराम करने ले जाओ, मैं बाहर टहलता हूं। ठीक है, ये जानते हुए कि तिजामो टाउन की यात्रा खतरनाक हो सकती है, लुगानो का बाहर घूमने का कोई इरादा नहीं था, जब तक कि उसके बॉस ने उसे लुडविग के लिए भोजन तैयार करने के लिए नहीं कहा। उसके पास साथ चलने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना उसे ही खा लिया जाता। तिजामो शहर छोटा नहीं था, जिसकी सड़कें 2 दिशाओं में फैली थी। लुमियन आराम से टहल रहा था, हाथ जेब में डाले, सुनहरी भूसी की टोपी पहने। अब वो लुई बेरी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए नहीं, बल्कि धूप से बचने के लिए पुआल की टोपी पहनता था। उसने पहले भी कई बार ऐसा करने का इरादा किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि छाया परिवर्तन का एक प्रतिकूल प्रभाव यह था कि लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में सूर्य के प्रकाश के प्रति अधिक भय उत्पन्न हो गया था। हालांकि लुमियन अपनी तपस्वी क्षमताओं के बल पर सहन कर सकता था, लेकिन इससे उसकी हालत पर कुछ हद तक असर पड़ेगा।
जब वो एक पुआल की टोपी से इसे सुलझा सकता है तो हालात को और मुश्किल क्यों बनाए। इसके अलावा लुई बेरी के सुनहरे भूसे की टोपी पहने होने से दुश्मन को ये नहीं लगेगा कि वो सूर्य की रोशनी से डरता है। जैसे ही उसकी नजर इधर उधर हुई, लुमियन को एक लड़की दिखाई दी। वो उत्तरी महाद्वीप की एक विशिष्ट निवासी थी। उसके काले बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह झर रहे थे और उसके सिर पर कुछ चमकीली लटें सजी हुई थी। उसकी नीली आंखें उसकी तीखी नाजुक नाक को और भी निखार रही थी। उसकी भौहों के बीच एक अनोखी युवा आभा बिखर रही थी। लड़की ने हल्के रंग की लेसकट वाली प्लीटेड सफेद पोशाक पहनी थी, लेकिन ऊंची एड़ी के जूतों की बजाय उसने भूरे रंग के चमड़े के जूते पहने थे। वो अपने साथियों के साथ बातें और हंसी मजाक करते हुए नाच रही थी, मानो उसे राहगीरों की राय की कोई परवाह ही न हो। लुमियन ने फिर उसकी ओर देखा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो सुंदर थी, हालांकि वो काफी प्यारी थी, लेकिन उसका रूप और आचरण किसी राक्षसी या सचमुच सुंदर इंसानों से तुलना नहीं कर सकता था। लुमियन को यह महसूस हुआ कि उसका व्यक्तित्व ट्रायर की महिलाओं से भिन्न है। ट्रायर में चाहे निजी तौर पर कितनी भी खुले विचारों वाली, सम्मानित मध्यम और उच्च वर्ग की महिलाएं क्यों न हों, फिर भी वे सार्वजनिक रूप से अपनी छवि और दूसरों की राय की परवाह करती थी, जो उनके पालन पोषण का परिणाम था। इस लड़की में आजादी का भाव था। वो जब चाहे जोर से हंस सकती थी या घूम सकती थी। ये एक निम्न वर्गीय महिला के आचरण से बिल्कुल अलग था, जो किसी अनुचित तरीके से पली बढ़ी थी। इस लड़की के पहनावे, बोलचाल और आभा मंडल से उसकी अच्छी शिक्षा और परवरिश का पता चलता था। अमांडीना, पाम्स मैनर के सर पेटेट की बेटी और मॉन्सियर रॉबर्ट की मंगेतर कैमस, एक भूत की तरह परिचय के साथ लुमियन के बगल में कहीं से प्रकट हुए। पाम्स मैनर तिजामो टाउन के पास एक बागान था। दक्षिणी महाद्वीप की एक लड़की जो ट्रायर के ऊपरी हिस्से के बिना पली बढ़ी थी। मध्य वर्गीय सामाजिक बाधाएं। जब लुमियन ने यह सोचा तो उसे अपनी बहन औरोर की याद आई। कभी कभी औरोर ने ऐसा पक्ष प्रदर्शित किया, हालांकि कारण स्पष्टतः भिन्न थे। आप कहां जा रहे हैं? कैमस ने पूछा। लुमियन ने अपनी निगाहें हटा ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैथेड्रल। क्या आप मेरे साथ सूर्य की स्तुति करने आ रहे हैं? चैप्टर 663। इंटिस के कई अन्य गिरजाघरों की तरह तीजामो का गुंबद भी सुनहरा था, जो जमीन पर सूर्य के प्रतिबिंब जैसा दिखता था। जैसे ही लुमियन दरवाजे से गुजरा, उसकी नजर दीवारों, मेहराबों, गुंबद में जड़े सोने के पत्तों, सुनहरे पाउडर से सजे एक भित्ति चित्र और एक सुनहरी मूर्ति पर पड़ी। वेदिका के पीछे लगे शीशे से आती धूप ने उसे सहज ही अपना हाथ ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया, अपनी सुनहरी पुआल की टोपी को दबाने के लिए। दोपहर के भोजन का समय हो गया था और तीजामो के कई साधारण कपड़े पहने निवासी विभिन्न स्थानों पर बैठे थे और उनके सिर प्रार्थना में झुके हुए थे। उन्हें गिरजाघर की चकाचौंध भरी असाधारण दिखावट से कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वे बचपन से ही अनंत प्रज्वलित सूर्य में विश्वास करते थे, बल्कि पूर्व बालम साम्राज्य में उनके पास सोने की अनगिनत खदानें भी थी। लोगों में सोने के प्रति व्यापक लगाव था, जो आज भी बरकरार है। लुमियन को सोने से लगाव था, लेकिन वो चिलचिलाती धूप सहन नहीं करना चाहता था। उसके बगल में खड़े कैमस ने समझाने की कोशिश की, मैं आपकी निगरानी नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैं हर जगह आपका पीछा करूंगा। मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। आप अभी भी दुतानी से परिचित नहीं हैं। आपको तेजामो की स्थिति और यहां के लोगों की पर्याप्त समझ नहीं है। मैं आपका परिचय करा सकता हूं। लुमियन ने मौके का फायदा उठाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप इसे अच्छी तरह जानते हैं? कामू ने अपने बिखरे भूरे बालों को सहलाते हुए बिना किसी शर्मिंदगी के जवाब दिया, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं मास्लो और अन्य लोगों से मदद मांग सकता हूं।
लुमियन को अपने साथ एक आधिकारिक बियॉन्डर रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर कुछ हुआ तो उसे अतिरिक्त ताकत की जरूरत पड़ सकती थी। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यदि आप पीछे आना चाहते हैं तो आगे बढ़े। लुमियन बोलते हुए तेज धूप में वेदी के सामने की सीटों की पंक्ति की ओर चले गए। कैथेड्रल के सबसे दूर कोने में सीट ढूंढने से पहले कामू कुछ सेकंड तक हिचकिचाए। पृथ्वी माता में विश्वास रखने के कारण वो सभी रूढ़िवादी देवताओं के गिरजाघरों में स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था, लेकिन वो पूजा अर्चना में भाग नहीं ले सकता था। वो केवल इतना जानता था कि लुई बेरी का चर्च ऑफ द फूल से घनिष्ठ संबंध था, लेकिन वो इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि उसका विश्वास द फूल के साथ था या नहीं। लुमियन ने अपने चेहरे की मांसपेशियों की ऐंठन को नियंत्रित करने के लिए अपनी तपस्वी सहन शक्ति का इस्तेमाल किया। वो धूप में ऐसे बैठ गया मानो कुछ हुआ ही न हो, और उपदेश देने वाले पादरी के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। पादरी, जो पोर्ट पाइलोस का मूल निवासी था और जिसका नाम कैली था, गहरे भूरे रंग का था। उसकी आंखें धंसी हुई थी और चेहरा तराशा हुआ था। उसके बाल थोड़े काले थे और उसने पादरी वाली टोपी नहीं पहनी थी। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने गंभीर भाव के साथ बिना उच्चारण वाली इंटिसियन भाषा में उपदेश दिया। प्रार्थना का नाटक कर रहे लुमियन ने खुद को विचलित पाया। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई, जिससे उसे लगा जैसे वो कौडू लौट आया है। उस समय गिरजाघर में प्रार्थना करते समय भी वो अपने ही विचारों में खोया रहता था। जब प्रार्थना लगभग समाप्त हो गई तो उसने जल्दी से सूर्य की स्तुति की और कामना की कि उसकी बहन हमेशा स्वस्थ रहे और उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यादा होमवर्क या परीक्षा की तैयारी न करनी पड़े। इनमें से कुछ भी सच नहीं हुआ। पादरी के उपदेश समाप्त करने के बाद लुमियन ने अपना सिर उठाया और सूर्य की रोशनी में अपनी आंखें सिकोड़ ली तथा पादरी के भाग्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। सतह पर वास्तव में तिजामों के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है। धूप से झुलसने जैसी पीड़ा के बीच लुमियन ने अपनी निगाहें हटाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी रीपर की कमजोरी जांच क्षमता को सक्रिय किया, उसका दिल हिल गया। उन्होंने चर्च ऑफ अर्थ मदर के पादरी गिलॉम बेनेट और फादर मोंटसेराट के बारे में सोचा। किसने कहा कि रूढ़िवादी चर्च के पादरी समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे? इस स्थिति में वो पादरी की कमजोरियों को पहले ही भांप सकता था। अगर भविष्य में उसे सचमुच पादरी वर्ग की भ्रष्टता का सामना करना पड़े तो वो उसे तुरंत हल कर सकता था। लुमियन की आंखों में पादरी के शरीर पर विभिन्न रंग दिखाई दिए, हालांकि उनमें कोई भी गोरा नहीं था। इसका मतलब यह था कि पादरी में कोई कमजोरी नहीं थी। नामुमकिन, अगर यह पादरी बियॉन्डर भी है तो भी उसका क्रम बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। उसकी कोई कमजोरी कैसे नहीं हो सकती? सूर्य मार्ग अपनी कठोरता और अभेद्यता के लिए नहीं जाना जाता। क्या वह किसी और मार्ग से हो सकता है? नहीं, सभी में कमजोरियां होती हैं। आश्चर्य के बीच लुमियन ने और गौर से देखा। अंततः उसने एक हल्का पीलापन देखा। यह पादरी के शरीर पर नहीं था, बल्कि उसके सूक्ष्म प्रक्षेपण की गहराई में था। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी कमजोरी उसकी आत्मा में है, जो अपने आत्मिक शरीर पर हमले के डर से है? उसे कोई शारीरिक कमजोरी कैसे नहीं हुई? ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसके आत्मिक शरीर पर हमला नहीं कर रहा हूं तो मुझे उसे मारने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने होंगे। लुमियन का आश्चर्य तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह खुशी और उत्सुकता ने ले ली। बहरहाल, किसी भी असामान्यता का पता लगना अच्छी बात थी। इसका मतलब यह था कि वो तिजामो और ड्रीम फेस्टिवल में हिसोका द्वारा बताई गई समस्या के एक कदम करीब था। भाई, तुम क्या देख रहे हो? कैली ने बाइबल पकड़े हुए मुस्कुराते हुए लुमियन से पूछा। लुमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम पर पड़ रही सूरज की रोशनी को देख रहा हूं। अंदाजा लगाना। ये कहते हुए लुमियन खड़ा हो गया
अपनी बाहें थोड़ी फैलाई और जाने के लिए मुड़ा। अब पादरी के शरीर में असामान्यता की जांच करने का समय नहीं था। पादरे कैली लुमियन की प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न हुए। पहली बात तो ये कि दूसरा पक्ष मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वो सूर्य की रोशनी में नहा रहा है, मानो किसी देवता का आशीर्वाद हो। दूसरी बात, उत्तरी रक्त से रहित एक स्थानीय पादरी होने के नाते वो हमेशा उत्तरी कुलीन वर्ग की मान्यता के लिए लालायत रहता था। सेंटसियन कैथेड्रल से निकलने के बाद लुमियन ने कामू को अपने साथ 2 बार तीजामों के संपूर्ण क्षेत्र का चक्कर लगाने को कहा, जिसमें सैन्य शिविर, बागान और आदिम जंगल के बाहरी इलाके शामिल थे। कामू ने उत्सुकता से उन सभी लोगों से परिचय कराया जिन्हें वह जानते थे। जैसे जैसे शाम होने लगी, लुमियन ब्रियू मोटेल की ओर बढ़ा और पूछा, तुमने उस मृत घोड़े के साथ क्या किया? मैंने इसे कसाई को बेच दिया है। मैं पास के बागान मालिक से एक नया खरीदने की योजना बना रहा हूं। कैमस ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। लुमियन को लुडविग के लिए थोड़ी निराशा हुई। वो चुप रहा और मोटल में घुस गया। रात में देर से ब्रियू मोटेल के बाहर की परछाइयों में लुमियन अपनी सुनहरी पुआल वाली टोपी के बिना ही बाहर आया। वो उस पीले भूरे रंग के घर की ओर टहलता हुआ गया जिसे हिसोका ट्वानाकू ने फिर से बनवाया था। आधी रात हो चुकी थी और तेजामो एकदम शांत हो गया था। कुछ गश्ती कर रहे सैनिकों, नशे में धुत लोगों और उनके साथियों के अलावा बाहर कोई नहीं घूम रहा था। लाल चांदनी के नीचे लुमियन जाइंट बोआन नामक बार के पास से गुजरा और अंदर शोरगुल सुना। कुछ 100 मीटर दूर आदिम जंगल में जंगली जानवरों की चीखें रुक रुक कर गूंज रही थी। लुमियन अपनी मंजिल तक पहुंचता गया। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा और उसे वो लकड़ी का बिस्तर मिल गया जिस पर वो पहले सोया था। वो कुछ देर तैयारी में व्यस्त रहा। उसे लेटने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और सोचते हुए मन ही मन बुदबुदाया, टर्मीबोरोस, क्या तुम्हें यहां कुछ असामान्य नजर आया है? टर्मीबोरोस की राजसी आवाज लुमियन के शरीर में गूंज उठी। मैं बाहरी दुनिया को देखने के लिए आपकी आंखों, कानों, नाक, आध्यात्मिकता और भाग्य का उपयोग कर रहा हूं। जो आप देखते हैं उससे थोड़ा अधिक। क्या इसका मतलब यह है कि मैं जो कुछ भी देखूंगा और खोजूंगा वो अब भी मेरे शरीर, आध्यात्मिकता और स्तर तक सीमित रहेगा? रुको, ये आदमी तो और भी ज्यादा एक पहेलीबाज बनता जा रहा है। उसने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि इस घर में कुछ असामान्य है या क्या असामान्य है। लुमियन ने उपहास किया, क्या आप सचमुच भाग्य क्षेत्र के देवदूत हैं? मैं पहले से ही अनुक्रम 5 में हूं और आप मेरी आंखों और आध्यात्मिकता का उपयोग करके यहां समस्या का पता नहीं लगा सकते। क्या आपने ये नहीं देखा कि राक्षस मार्ग का अनुक्रम 8 ये महसूस कर सकता है कि यह स्थान ठंडा है? बिल्कुल नहीं। क्या अनिवार्यता मार्ग के देवदूत भाग्य मार्ग के अनुक्रम 8 से कमतर हैं? राक्षस मार्ग को भाग्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। लुमियन ने टर्मीबोरोस को उकसाया कि वह देखे कि क्या वह इस देवदूत स्तर के तपस्वी से कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। टर्मीबोरोस चुप हो गया, मानो वो लुमियन के शरीर से गायब हो गया हो। कितना सहनशील, एक तपस्वी देवदूत से जैसी उम्मीद थी। लुमियन ने मजाक उड़ाया। उसने सैले दे बाल ब्रिसे से मिली सुनहरी जेब घड़ी निकाली और वर्तमान समय देखने के लिए उसे खोला। 11:51 अपराह्न। अपनी जेब घड़ी को एक तरफ रखकर लुमियन कमरे में लकड़ी के बिस्तर पर लेट गया। इस बार वो ये देखने के लिए यहां आया था कि क्या रात में घर में सोने से कोई असामान्यता उत्पन्न होगी और क्या वह स्वप्न महोत्सव में भाग लेने के लिए किसी विशेष स्वप्न में प्रवेश कर सकता है। इस उद्देश्य से लुमियन ने लुडविग को पहले ही निर्देश दे दिया था कि यदि वह दूसरे भोजन के समय तक वापस नहीं आता है तो उसे ट्वानाकू द्वारा पुनर्निर्मित घर में जगा दिया जाए। लुमियन ने अगले दिन दावत का वादा किया तो लुडविग सहमत हो गया। चटकने की आवाज के साथ घर की बाहरी दीवारों पर रेंगती हुई खतरनाक मकड़ियां
और कमरे में मौजूद असंख्य मच्छर जलकर गिर पड़े, जिससे एक जली हुई सुगंध फैल रही थी। चिंतन पर भरोसा करते हुए लुमियन तेजी से गहरी नींद में चला गया। वो स्तब्ध सा धीरे धीरे उठा। उसने सीधा होकर देखा तो पाया कि वो अभी भी हिसोका के घर की तीसरी मंजिल पर बने मास्टर बेडरूम में लकड़ी के बिस्तर पर पड़ा है। खिड़की के बाहर देर रात हो चुकी थी और लाल चांदनी बादलों से ढकी हुई लग रही थी। बस थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे माहौल असामान्य रूप से धुंधला हो गया था। आदिम जंगल में जंगली जानवरों की चीखें और शराब खाने से आती धीमी आवाजें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। रात अपने सबसे शांत दौर में पहुंच चुकी थी, मौत की तरह खामोश। कोई बदलाव नहीं हुआ है। लुमियन ने निराशा में आह भरी। जैसे ही वो समय जानने के लिए अपनी सुनहरी जेब घड़ी निकालने वाला था और अंधेरे वातावरण में घर से निकलकर ब्रियू मोटे लौटने वाला था, उसकी पुतलियां अचानक फैल गई और उसकी आंखें जम गई। मंदलाल चांदनी के नीचे लुमियन ने तेजी से कमरे के फर्श को देखा। उसने मच्छरों की लाशें नहीं देखी। सोने से पहले उसने अपनी अग्नि विनाशक शक्तियों से जिन मच्छरों को जलाया था, उन्हें जमीन पर जल जाना चाहिए था, लेकिन अब वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जमीन बिल्कुल साफ थी, मानो अभी अभी साफ की गई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं सो रहा था तब कोई अंदर आया और कमरा साफ कर गया? मैंने अपने आसपास कई जाल बिछा रखे हैं, उनसे आसानी से नहीं बचा जा सकता। रेत। लुमियन तुरंत घबरा गया। उसने अपनी बनियान के नीचे शर्ट की जेब में रखी सुनहरी घड़ी निकाली और समय देखने के लिए उसे खोला। 11:58 अपराह्न। चैप्टर 664। 11:58। लुमियन की निगाहें सुनहरी जेब घड़ी पर टिकी थी। हवा में फैली अजीब गंध से उसका संदेह और बढ़ गया। उसे लगा जैसे वो 1 घंटे से ज्यादा सो गया हो। फिर सिर्फ 7 मिनट ही क्यों बीते? हालांकि उसकी सहज वृत्ति की अविश्वसनीयता प्रशंसनीय थी, फिर भी कुछ और विसंगतियां छिपी हुई थी। मच्छरों की लाशों का न होना और भयानक सन्नाटा कुछ अजीबोगरीब बातों की ओर इशारा कर रहा था। लुमियन ने अपने अतीत की घटनाओं को याद करते हुए खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी विशेष स्वप्न में प्रवेश कर गया हूं? रात के अंधेरे में इस पीले घर में सोते हुए आपको एक अजीब सपना आता है। क्या हिसोका ट्वानाको ने घर का पुनर्निर्माण इस तरह से किया था कि उसका वहां रहना कम संदिग्ध लगे? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लुमियन ने अपना सिर झुकाया और आगे देखा। उसकी नजर लकड़ी के तख्तों और विभिन्न बाधाओं को भेदती हुई भूमिगत क्षेत्र को प्रकट करती हुई प्रतीत हुई। इस विसंगति की उत्पत्ति के बारे में अनिश्चित होने के कारण वो केवल सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही अनुमान लगा सकते थे। खामोश अंधेरे में लुमियन अपने पैरों को घिसटते हुए, चरमराहट की आवाजें निकालते हुए उस घर से बाहर निकला जो कभी हिसोका ट्वानाको का था। सड़क सुनसान पड़ी थी और इमारतों के भूतल पर कई मवेशी मानो रात के अंधेरे में खो गए थे। ये पता लगाना मुश्किल था कि वे अब भी मौजूद हैं या नहीं। गश्त कर रहे सैनिकों के कदमों की आहट पूरी तरह से गायब हो गई थी। एक गर्म आर्द्र रात्रि हवा निर्बाध सड़कों से बह रही थी, जो लुमियन को घेरे हुए थी जब वो जायंट बोआ बार के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। अपने कानों पर जोर डालते हुए लुमियन ने देखा कि वहां इतनी शांति थी कि कीड़ों की सरसराहट और मच्छरों की भिनभिनाहट भी बंद हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया जब उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की से छनकर आ रही मंद चांदनी और लुमियन की शिकारी जैसी तेज नजर के कारण वो बार काउंटर, शराब की अलमारी, छोटी गोल मेज, कुर्सियों, कैंडलस्टिक वॉल लैंप और दूसरी चीजों की रूपरेखा बमुश्किल पहचान पा रहा था। लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बार काफी समय से बंद है। ये और भी हैरान करने वाली बात है, मेरे सोने से पहले ये बार काफी गुलजार था। उनके लिए 7-8 मिनट में ग्राहकों को निकालना और हर कोने की सफाई करना नामुमकिन है।
मेरे अनुभव के आधार पर, हालांकि देहात के बार शहर के बार से पहले बंद हो जाते हैं और सुबह 2 या 3 बजे तक भीड़ नहीं होती, फिर भी वे आमतौर पर आधी रात तक शराब बेचते रहते हैं। इसके अलावा जो लोग अभी भी शराब पी रहे होते हैं, उन्हें वे शराब पीने के बाद जाने के लिए कहते हैं। अगर उन्हें कोई शराबी मिलता है जो जाने से इनकार करता है, तो इससे कुछ देरी हो जाती है। कॉडूज ओल्ड टैवर्न के नियमित ग्राहक लुमियन अलग अलग बार में अपने अनुभवों के आधार पर इस तरह के फैसले लेने में आत्मविश्वास महसूस करते थे। इस विश्वास ने उसके इस विश्वास को और मजबूत कर दिया कि वह एक वास्तविक स्वप्न में फंस गया था। अचानक कॉडू में हुई पिछली घटनाओं की यादें लुमियन के दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे विशालकाय बोआ बार के भारी लकड़ी के दरवाजे पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया और ब्रियू मोटेल की ओर चल पड़े। अंधेरी सीढ़ियों और पुराने तख्तों से पटे गलियारे से गुजरते हुए लुमियान धीमी गति से दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में लौटा। उसने बच्चे के कमरे का लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे में मंद मंद लाल चांदनी फैल रही थी, जो आसमानी नीले रंग के पैटर्न वाले कंबल और चादरों को रोशन कर रही थी। लेकिन यहां कोई नहीं सो रहा था। लुडविग भी गायब हो गया था। रास्ते में आए अजीब दृश्यों को देखते हुए लुमियन को यह संदेह हो गया कि वो इस सपने में अकेला था। सभी नगरवासी, मवेशी और बाहरी लोग गायब हो गए थे और उसे तीजामो शहर में एकांत में छोड़ दिया गया था। इसे तब तक उत्सव नहीं माना जा सकता जब तक कि इसे अकेलापन उत्सव न कहा जाए। लुमियन ने ब्रियू मोटेल से निकलकर कब्रिस्तान के पास सेंट सिन कैथेड्रल की ओर जाने से पहले कुछ सेकंड तक सोचा। धुंधली चांदनी रात में गिरजाघर का सुनहरा गुंबद और बाहरी दीवारों पर विभिन्न सजावट अपनी चमक खोकर गहरी नींद में सो गई थी। लुमियन सामने का दरवाजा खोलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक रंगीन कांच की खिड़की खोली और अंदर कूद गया। रात के अंधेरे में वो जगह खामोश और खाली थी। ऊपर के गुंबद से एक दमनकारी और ठंडी आभा फैल रही थी, जो दिन में नदारद थी। लुमियन ने उस क्षेत्र की खोज की, लेकिन पादरी कैली, जिनमें असामान्यताएं प्रदर्शित हुई थी, उपपादरी या कोई भी अस्थायी काम करने वाला कर्मचारी नहीं मिला। मैं सचमुच अकेला हूं। केवल हिसोका के घर में सोने वाले ही इस विशेष सपने में प्रवेश कर सकते हैं। हां, और यह देर रात का समय होगा। स्वप्न महोत्सव कैसे मनाया जा सकता है? सभी संबंधित लोगों से यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वे एक निश्चित समय पर हिसोका के घर पर सोने के लिए कतार में खड़े होंगे, है ना? इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए कि क्या हम वहां घुस सकते हैं, इतने व्यापक सामूहिक कृत्य ने गश्ती दल और शहर के बाहर मौजूद सेना को कैसे धोखा दिया? इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि हर कोई इस सपने में खिंचा चला आया है। जिन तीजामोन्स को मैंने पहले देखा था, वे बिल्कुल अनजान थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि ये एक सपना है, तो मैं स्पष्ट क्यों हूं? लुमियन ने धार्मिक भित्ति चित्र से सजी दीवार को छूने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाने से पहले एक क्षण के लिए विचार किया। यह ठंडा और ठोस लगा, एक असली पत्थर। यथार्थवादी स्वप्नों के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए लुमियन ने इन प्रश्नों को दरकिनार कर दिया तथा सबसे सरलतम सर्वेक्षण से शुरुआत करने का विकल्प चुना। उनका उद्देश्य इस स्वप्न के आयाम और इसकी सीमाओं की पुष्टि करना था। अपने दाहिने कंधे पर काले निशान को सक्रिय करके लुमियन आत्मिक दुनिया से जुड़ गया। उसने तिजामो शहर का हर कोना देखा। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल के माध्यम से वो गायब हो गया और तिजामो टाउन से पोर्ट पाइलोस तक जाने वाले पृथ्वी के पथ पर पुनः प्रकट हुआ। टेलीपोर्टेशन संभव है, ये सच है। चूंकि ये एक सपना है, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक मुझे लगता है कि यह संभव है, मैं इसे कर पाऊंगा। कॉडू की घटना के बाद लुमियन ने स्वप्न संबंधी कई किताबों का गहन अध्ययन किया और मैडम जस्टिस, मैडम सूसी, एंथनी रीड और मन के क्षेत्र के अन्य बियॉन्डर से सलाह ली, जिससे उन्हें गहरी समझ मिली।
अपनी गति धीमी करते हुए वो पोर्ट पाइलोस की ओर चल पड़ा। 200-300 मीटर चलने के बाद आगे का दृश्य धुंधला हो गया, मानो कोई अलौकिक कोहरा घूम रहा हो। धुंधली चांदनी के नीचे कोहरा बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। अचानक लुमियन की आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान ने उसे आगाह किया कि उस धुंध भरे क्षेत्र में प्रवेश करना, जो एक भ्रमपूर्ण कोहरे से घिरा हुआ था, खतरनाक हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना थी कि कुछ भयानक घटित होगा। सीमाएं तो है ही, मैं सीधे मन की सीमा तक नहीं पहुंच सकता। लुमियन ने जोखिम न लेने का फैसला किया। वो तेजी से तिजामों के पास लौटा और दूसरी सीमा की तलाश शुरू कर दी। ये आदिम जंगल के पास का क्षेत्र था। 300 से 400 मीटर की दूरी तय करने के बाद लुमियन जंगल के किनारे पहुंच गया। रात में वर्षावन जैसी वनस्पतियां चुपचाप खड़ी थी, घनी कब्रों जैसी, ये देखते हुए कि कोई भी क्षेत्र भ्रामक कोहरे से ढका हुआ नहीं है। लुमियन ने सावधानीपूर्वक और निर्णायक ढंग से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। झुकी हुई लताओं और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वो घने धरन से ढके मैदान पर चलते हुए आदिम जंगल में और गहराई तक पहुंच गया। रास्ते में वनस्पतियों के बीच कोई नाचता हुआ मच्छर या कोई विषैला जीव नहीं छिपा था। 700 से 800 मीटर आगे जाने पर लुमियन को महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण अधिक मनोविकारपूर्ण होता जा रहा है। कुछ हिस्से धुंधले हो गए, कुछ विकृत हो गए और कुछ साफ हो गए। हालांकि करीब से देखने पर वे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। इन क्षेत्रों में स्थितियां लगातार बदलती रहीं। ये एक सामान्य सपने जैसा लगता है। अपनी आध्यात्मिकता से कोई चेतावनी न मिलने पर लुमियन ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए। अचानक पूरी दुनिया दृश्यों में बिखर गई, जो उसके चारों ओर गुंद गए और साकार हो गए। लुमियन की स्पष्टता डगमगा गई, जिससे वो थोड़ा भ्रमित हो गया। अगले ही क्षण उसने काले पत्थरों और काले वस्त्र पहने मनुष्यों का दृश्य देखा। मनुष्यों में से एक ने अपना सिर उठाया, जिससे उसका चेहरा पीला सफेद दिखाई दिया, जिसका आधार हल्का भूरा था। उसकी आंखें गहरे हरे रंग में सनी हुई थी तथा चेहरे की विशेषताएं अच्छी थी। हिसोका त्वानाकू, वो हिसोका त्वानाकू था। काले वस्त्र में मानव, जो हिसोका त्वानाकू का चेहरा था, सीधा खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी निगाहें विभिन्न दृश्यों से ऊपर उठकर लुमियन पर टिकी हुई थी। भ्रामक ध्वनि के बीच लुमियन के आसपास के दृश्य बिखर गए। लुमियन उठ बैठा और खुद को उस गहरे भूरे रंग की इमारत में पाया, जिसे हिसोका त्वानाकू ने फिर से बनवाया था। वो एक अंधेरे कमरे में था, जहां एक साधारण लकड़ी का बिस्तर था। लुमियन ने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लेते हुए अपनी कमीज की बाई जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली। उसे खोलकर उसने समय देखा। 1:38 पूर्वाह्न। खिड़की के बाहर की लाल चांदनी ज्यादा तेज तो नहीं थी, पर मंद भी नहीं थी। पास का जायंट बोआ बार बंद हो चुका था। फिर भी दूर के आदिम जंगल से किसी जंगली जानवर की चीख गूंज रही थी। रात शांत थी, लेकिन मौत जैसी शांति नहीं थी। मैं जाग रहा हूं, बस यही बात है। मैं 1 घंटे या 40 मिनट से ज्यादा सोया, मेरे अनुमान के काफी करीब। लुमियन बिस्तर से उठा और जमीन पर नजर दौड़ाई। जैसी कि उम्मीद थी, उसने खिड़की के बाहर जले हुए मच्छरों और ढेर सारे कीड़ों की लाशें देखी, जो शांत आवश्यक तेल की खुशबू से ढकी हुई थी। ओह! उसने राहत की सांस ली और विशेष सपने में हिसोका त्वानाकू के प्रकट होने पर विचार किया। चूंकि ये एक उत्सव है, इसलिए स्वप्न उत्सव सिर्फ एक बार नहीं मनाया जाना चाहिए। पार्टी तो बस यही है। क्या हिसोका ने पिछले कुछ सालों में कई स्वप्न उत्सवों में भाग लिया होगा और स्वप्न पर कोई छाप छोड़ी होगी? क्या स्वप्न महोत्सव सचमुच उस आदिम जनजाति से जुड़ा है? इसीलिए मैंने जंगल में गहराई तक जाने के बाद सपने में दर्ज कुछ छापों और छवियों को सक्रिय कर दिया। इसी तरह मैंने हिसोका को देखा।
हिसोका ड्रीम फेस्टिवल के माध्यम से क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है? स्वप्न उत्सव। स्वप्न उत्सव। चूंकि ये एक उत्सव है, इसलिए इसे एक निश्चित तिथि पर ही मनाया जाना चाहिए। अन्य समयों में अगर मैं किसी विशेष स्वप्न में प्रवेश करूं, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आज रात को हुआ। वो कौन सी तारीख हो सकती है? लुमियन गहरी सोच में पड़ गया। उसने जल्दी से एक दिशा निकाल ली। पिछले वर्ष 17 दिसंबर को आदिम जनजाति ने तीजामो कस्बे पर हमला किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। लुमियन ने तुरंत अपनी तसल्ली दी और आज की तारीख पक्की कर दी। ड्रीम फेस्टिवल तो 17 दिसंबर को होता है, या उससे 2-3 दिन पहले, यानी अप्रैल फूल वाले दिन ही तो यहां मजाक करते हैं। 11 दिसंबर को रात के 1 बज चुके थे। चैप्टर 665। यदि ड्रीम फेस्टिवल की कोई निश्चित तिथि है, जैसा कि मुझे संदेह है, तो ये आने वाले दिनों में से एक होगी, या कुछ दिनों तक चलेगी। हाल ही में मैं हर रात हिसोका के घर सोने आया, कोशिश कर रहा था कि स्वप्न महोत्सव छूट न जाए। मुझे उस खास सपने के शुरू होने से पहले उसके बुनियादी पैटर्न को भी जितना हो सके समझना होगा। जैसे आदिम जंगल में प्रवेश किए बिना सपने से सामान्य रूप से कैसे निकला जाए। लुमियन ने अपनी सुनहरी जेब घड़ी बंद की और उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, जिसे उसने अपनी बनियान से छुपा लिया। वो वहां सोता नहीं रहा। इसके बजाय उसने सीढ़ियां उतरकर तीजामो की गलियों में प्रवेश करने का फैसला किया। पहला, लुडविग को 20 मिनट में अपना दूसरा खाना खाना था। उनके समझौते के अनुसार अगर लुमियन समय पर नहीं लौटा, तो लुडविग आकर उसे जबरदस्ती जगा देगा। दूसरा, उसे अपनी खोजों के बारे में मैडम जादूगर को बताना था। जैसे ही लुमियन हिसोका के घर से बाहर निकला, अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आप वास्तव में क्या जांच कर रहे हैं? एक अंधेरे कोने में, जहां चांद की लालिमा नहीं पहुंच पा रही थी, कामू कास्तिया प्रकट हुए, सफेद कमीज और खुली पीली बनियान पहने हुए। देर तक जागने की वजह से उनके बिखरे बाल बिखर गए थे। किसी समय पोर्ट पाइलोस गश्ती दल की लड़ाकू टीम का युवा नेता यहां इंतजार कर रहा था। लुमियन को जरा भी हैरानी नहीं हुई, मानो उन्हें कामू की मौजूदगी का आभास हो गया हो। उन्होंने सवाल टालते हुए कहा, कई दृश्य दिन और रात में अलग अलग अवस्थाएं दिखाते हैं। सचमुच, कामू ने कई रहस्यमय घटनाओं का जिक्र किया था जो इस विवरण से मेल खाती थी। सबसे सरल और सबसे आम स्थिति यह थी कि कुछ भूतिया घर सूरज की रोशनी में सामान्य दिखाई देते थे। जैसे ही लुमियन ब्रियू मोटेल की ओर चला, उसने मुस्कुराते हुए कामू को चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम पूरे समय जागते रहे, मोटेल के बाहर छाया में बैठे रहे और मेरी गतिविधियों पर नजर रखते रहे? ये कठिन है। सावधान रहना कि अचानक मर न जाओ। यदि कामू को यह पता न होता कि लुई बेरी का चर्च ऑफ द फूल के साथ घनिष्ठ संबंध है और उसे उसके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वो सोचता कि लुमियन का चिढ़ाना एक चेतावनी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूं? कामू आत्महीनता से हंसे। आज रात को निगरानी का काम मैं संभालूंगा। कल मास्लो या रिया की बारी है। लुमियन ने आगे कोई बातचीत नहीं की। मानो विचारों में खोया हुआ वो ब्रियू मोटेल की ओर वापस चला गया। कामू आगे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसने देखा कि वो साहसी व्यक्ति मोटेल के प्रवेश द्वार पर रुक गया। उसकी पीठ कामू की ओर थी। लुमियन ने शांति से कहा, ट्वानाकू की मृत्यु से पहले उसने एक शब्द का जिक्र किया था, स्वप्नोत्सव। मैंने अभी अभी उसके घर में कुछ निशान खोजे हैं और पुष्टि की है कि तीजामो टाउन में एक विशेष सपना घटित हो रहा है। इस क्षेत्र में सपनों से संबंधित सभी लोक कथाओं को इकट्ठा करें और जितनी जल्दी हो सके मुझे लाएं। ओह, पहले तो कामू असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसका मन साफ हो गया, मानो किसी तपती गर्मी के दिन उसके ऊपर बर्फ से भरे ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। जैसी कि उम्मीद थी, ट्वानाकू वाली घटना में और भी कुछ है। वाकई यहां एक बहुत बड़ी समस्या छिपी है। कामू को ज्यादा हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था।
सहज भाव से उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है। सहमत होने के बाद कामू को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में लुमियन के निर्देशों का पालन किया था, जैसे कि वह दूसरा व्यक्ति गश्ती दल का कप्तान था। लुमियन को ब्रियू मोटेल में प्रवेश करते देखने के बाद कामू ने संक्षेप में उसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया। उन्होंने महसूस किया कि यह स्थिति लुमियन की ताकत से उत्पन्न भय और उसके पिछले कार्यों की संचित विश्वसनीयता दोनों से उत्पन्न हुई थी। मुझे पोर्ट पायलोस को पुनः तार भेजकर सहायता का अनुरोध करना है। इसके अलावा मुझे जल्द से जल्द टिजामो से परिचित होना होगा और कुछ ही दिनों में यहां अधिकार क्षेत्र स्थानांतरित करने का प्रयास करना होगा। अपने अगले कदम पर विचार करने के बाद कामू ने एक और आह भरी। लुई बेरी से मुलाकात के बाद से ही समस्याएं लगातार बढ़ती रहीं। मैं शुरू में तिजामो के पास उसकी गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए आया था। अब मैं ड्रीम फेस्टिवल की जांच क्यों कर रहा हूं? ब्रियू मोटेल की दूसरी मंजिल पर स्थित स्वीट में लुमियन ने लुडविग का स्वागत किया, जो अभी अभी उठे थे और खाने की मेज की ओर बढ़ रहे थे। फिर वे मास्टर बेडरूम में लौट आए। मैडम जादूगर को लिखे अपने पत्र पर विचार करने से पहले लुमियन ने मेज पर कागज का एक मुड़ा हुआ वर्ग देखा। आधी रात के बाद जवाब। मैडम जादूगरनी की तो यही खासियत है, उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा। उसने चिट्ठी उठाई और रोशनी के लिए अपने सिर के ऊपर एक धधकते सफेद आग के गोले का निर्माण किया, क्योंकि तिजामो के पास गैस लाइटिंग का अभाव था। आग के गोले की चमक के नीचे लुमियन ने पत्र खोला और पढ़ा, मैंने अपना खगोल विज्ञान पूरा कर लिया है और मुझे फोड़े फूंसी वाले हाथ के शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में जानकारी मिल गई है। शेष शरीर 3 भागों में बंटा हुआ है। एक भाग के पाताल लोक में होने का प्रबल संदेह है और अन्य 2 भागों के लेनबर्ग की राजधानी अश्शरा से निकट संबंध होने के संकेत हैं, लेकिन वे वास्तव में वहां नहीं हैं। ये मुझे निर्वासितों के शहर मोरोरा की याद दिलाता है, जिस पर 001 की मोहर लगी है। लेनबर्ग के अंदर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, फिर भी ये वास्तव में लेनबर्ग में नहीं है। मेरी व्याख्या यह है कि फोड़े वाले हाथ के 2 गायब शरीर के अंग निर्वासित शहर मोरोरा में छिपे हुए हैं। क्या आपको यह बहुत संयोग नहीं लगता? नहीं, ये बिल्कुल भी संयोग नहीं है। मेरे खगोल विज्ञान के परिणाम बताते हैं कि लगभग 3 महीने पहले शरीर के 2 हिस्सों में से एक अभी भी दक्षिणी महाद्वीप में पाज साम्राज्य की कब्रों में स्थित था और दूसरा हिस्सा दक्षिण मध्य क्षेत्र की किसी लोक कथा से संबंधित था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लगभग 3 महीने पहले एक षड्यंत्रकारी के रूप में लुमियन ने मैडम जादूगर के निहितार्थ को समझ लिया। सबसे भयानक सीलबंद कलाकृति 001 के बारे में जानकारी स्वीकार करना और लुडविग के गॉडफादर का वेश धारण करना ज्ञान के चर्च से मिली जैतून की शाखा स्वीकार करने जैसा था। लुमियन ने इस जानकारी के लिए एक निश्चित कीमत चुकाने का वादा किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान के चर्च ने उच्च पदस्थ व्यक्तियों को फोड़े हुए हाथ के शेष 2 शरीर के अंगों को इकट्ठा करने और उन्हें निर्वासित शहर मोरोरा में छिपाने के लिए भेजा था। इसका क्या मतलब है? ये मुझे स्पष्ट रूप से मोरोरा की यात्रा पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है, जब तक कि मैं अनुक्रम 4 तक आगे बढ़ने और अर्धदेवत्व की स्थिति प्राप्त करने की अपनी आशाओं को त्याग न दूं। हे, फोड़े हुए हाथ के साथ मेरे समझौते में ये लिखा था कि जब तक मैं उसका पूरा शरीर नहीं पालूंगा, मुझे सच्चा देवत्व कभी नहीं मिल पाएगा। ये वरदानों पर निर्भर रहकर औषधियों का सेवन किए बिना अर्धदेव बनने के किसी भी विचार को रोकता है। शुक्र है कि लुमियन ने अर्धदेव बनने से पहले निर्वासितों के शहर मोरोरा जाने के विचार का विरोध नहीं किया। उस समय उसे इस जरूरत से घुटन या परेशानी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे लगा कि इससे वो वाकई बहुत सी परेशानियों से बच जाएगा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने पत्र का शेष भाग पढ़ना जारी रखा। मेरे खगोल विज्ञान के परिणाम मुझे ये भी बताते हैं कि एक बार जब फोड़े हुए हाथ का पूरा शरीर इकट्ठा होकर फिर से जुड़ जाएगा,
तो कुछ बेहद खतरनाक घटित होगा। निर्वासन के शहर में रहते हुए इस पुनर्मिलन चरण को पूरा करना सबसे अच्छा है, और इस आने वाले जोखिम का प्रतिकार करने के लिए 001 के अस्तित्व का उपयोग करें। दूसरे शब्दों में, आपको सबसे पहले पाताल लोक में स्थित शरीर के अंग को ढूंढना और पुनः प्राप्त करना होगा। हाँ, अगले 3 महीनों में तुम्हें पाताल लोक में प्रवेश करने का अवसर मिलना चाहिए। याद रखना, जब भी मौका मिले उसे लपक लेना। मुझसे मत पूछना कि वो कौन सा अवसर है, मुझे भी उसकी बारीकियां नहीं पता। अगले 3 महीनों के भीतर अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने का अवसर। लुमियन ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को खुद से दोहराया। अपनी खुशी के बीच लुमियन को ये शब्द अजीब लगे। अधोलोक में प्रवेश और नरक जाना 2 अलग अलग वाक्यांश थे, जिनका अर्थ एक ही था। इस दुनिया में कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी इस वाक्यांश को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता था कि 3 महीने के भीतर तुम्हारे पास नरक जाने का मौका है। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि बहुत से लोग एक दूसरे को कोसते हुए कहते थे, मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से नरक में चले जाओ। फिलहाल लुमियन के पास अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने के अवसर के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने मैडम जादूगर के उत्तर को जला दिया और रात भर की अपनी कमाई और ड्रीम फेस्टिवल के बारे में अपने अनुमानों को नोट कर लिया। उसने अगले दिन दोपहर तक इसे मेजर अर्चना कार्ड धारक को भेजने की योजना बनाई। यद्यपि वो इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि मैडम जादूगर का शेड्यूल फ्रेंका के शेड्यूल से मिलता जुलता था, फिर भी वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि उस समय पत्र भेजना सुविधाजनक होगा या नहीं। उत्तरी महाद्वीप, ट्रायर। सर्दियों की धूप शीशे से होकर अंदर आ रही थी, जिससे लिविंग रूम में गर्माहट भर गई और ठंड दूर हो गई। फ्रेंका आराम कुर्सी पर बैठी आधी बंद आंखों से आरामदायक चमक का आनंद ले रही थी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और वो अपनी टांगे अंदर खींचकर सीधी बैठ गई। उस अंधेरे कोने में शुद्ध चमकती चांदी से बनी एक मानव खोपड़ी उभरी। उसकी खाली कोठरियों में हल्की सफेद लपटें टिमटिमा रही थी। मैडम हेला का संदेशवाहक। वो मुझसे संपर्क क्यों कर रही है? फ्रैंका हैरान होकर देखती रही, जैसे खोपड़ी के जबड़े खुल गए हों और एक पन्ना उसकी ओर बह रहा हो। उसने पत्र छीन लिया और जल्दी से उसे स्कैन किया। 007 को 4 दिनों से आपसे कोई खबर नहीं मिली है। वो ये पुष्टि करना चाहता है कि आप ठीक है। 4 दिन तक समूह की जांच किए बिना। उसके होठों से एक सूखी हंसी निकल गई। इसका अर्थ क्या है? जल्दी सोना और देर से उठना राजा को अपने राज्य पर शासन करने के लिए स्वस्थ रखता है। अब सुबह सुबह दरबार नहीं लगेंगे। सुबह के समय फ्रेंका रेडियो ट्रांसीवर पर काम करती थी, जबकि जेना बाहर घूमकर चुड़ैल की भूमिका निभाने का अवसर तलाशती रहती थी। टैप टैप टैप। कई दिनों में उसका पहला टेलीग्राम। शूरिमा, तुम्हारा सम्राट लौट आया है। कुछ ही देर में 007 का टेलीग्राम विश्लेषक द्वारा टैप कर लिया गया। संचालित यांत्रिक टाइपराइटर। हिडन ब्लेड, तुम कहाँ थे? अहम। फ्रैंका ने अपना गला साफ किया। देर रात तक जागने से स्वास्थ्य खराब होता है। क्या आपके कोई प्रियजन नहीं है? ऐसे दुखद विषय मत उठाओ। हिडन ब्लेड, क्या तुमने हत्या की कला में महारत हासिल कर ली है? दिल और आत्मा को अलग करना। अन्य सदस्यों की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अंततः 007 का संदेश आ गया। मेरे पास पिछली घटना की खुफिया जानकारी है। आइए चर्चा के लिए मिले। उच्च अधिकारियों ने आपके द्वारा प्रस्तावित कहानी के लिए आइटम स्वैप को भी मंजूरी दे दी है। फ्रेंका चौंक कर पलकें झपकाने लगी। इसमें कितना समय लगा? मैं तो सब कुछ भूल गया था। आखिरकार उस मानव सदृश सीलबंद आर्टिफैक्ट की कहानी को समझना लुमियन की जिज्ञासा थी, उसकी नहीं। 007 का इस्तीफा देने वाला टेलीग्राम। नौकरशाही जड़ता किसी भी बड़े स्थापित संगठन के लिए अपरिहार्य। मुझे इसके बारे में बताओ। एक और सदस्य मून किंग ने हंसी से सहमति जताते हुए कहा। चाहे सार्वजनिक हो या गुप्त,
सब लाल फीताशाही से बंधे हैं। उस रात मोरन एविग्नी की खुफिया जानकारी और हत्या की प्रारंभिक योजना के साथ 007 से मिलने की व्यवस्था करने के बाद फ्रैंका ने बिना किसी प्रयास के उठकर कदम बढ़ाया। उसने लुमियन के दूत पेनिटेंट बेनफेल को बुलाने के लिए अनुष्ठान करने से पहले 2 कार्यों को लिख लिया। दक्षिणी महाद्वीप, तीजामो टाउन। लुमियन हिसोका के घर झपकी लेने के लिए जाने ही वाला था कि तभी उसका दूत छाया से प्रकट हुआ और एक पत्र लेकर आया। नोट लेने के बाद लुमियन ने देखा कि प्रायश्चित करने वाला बेनफेल हमेशा की तरह तुरंत आत्मा की दुनिया में वापस नहीं गया, बल्कि वो रुका रहा और अपने आसपास के माहौल को संतुलित निगाहों से देखता रहा।